सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जयंत करते हैं आज की शुरुआत। मध्याह्न में पहुंच गए हैं अष्टाधिकारी पर कहते आज ना इधर का है ना जैन समाज ना उधर का है। मध्य प्रदेश की जेलों में क्या हो रहा है, एक ये खबर भास्कर की जब छपती है तो आंखों के अंदर पानी निकल आता है। इसलिए नहीं कि वहाँ जेलों के अंदर मार पिटाई के जो करवाई जाती है और उन्हें मृत्यु के मुंह तक पहुंच जाता है। इसलिए नहीं कि वहां पर झूठे आरोपों के अंदर किसी को फंसाकर इस तरह के दुर्दांत तरह की मृत्यु नहीं, हत्या का आरोप लग जाता है उनके परिवार से। इसलिए नहीं कि एक सही आदमी के जो सरकार के सामने सही बातें रख रहा था उसे मृत्यु के आगोश में पहुंचा दिया जाता है, हत्या कर जाती है। इसलिए भी नहीं कि वह एक बहुत बड़ा पत्रकार होता है और समाज की सेवा में लोकतंत्र चौथा स्तंभ होता है। इसलिए भी नहीं, पर इसलिए कह सकते हैं इंचार के साथ कि वह जैन समाज के लिए जागृति का काम कर रहा था और जब पकड़ा गया तो वह मंदिर से वापस लौट रहा था। इस कहानी में आज यही तूल है जो आज हम बताकर लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति और रंग ऐसे खेले जाते हैं और एक जागरूक करने वाला किसी तरीके से इस दुनिया से अलग कर दिया जाता है। आज वही एक दुर्दांत कहानी हम सुना रहे हैं रायसेन जिले से, जो भोपाल में कथा बता रहे हैं। इस कथा में, इस सत्य कथा में, इस सत्य घटना में एक जैन भाई के साथ 42 साल के, जो पिछले 10-15 साल से स्वदेश में देख रहे हैं, कुछ कतरे दिखा रहे हैं, रेत माफिया के विरुद्ध पुलिस में भ्रष्टाचार के विरोध में इन्होंने बहुत कुछ लिखा, स्वदेश में काम किया, उसके लिए पत्रकारिता कर रहे थे। 42 साल के हैं और किस तरीके से इनके साथ घटनाएं घटी गई। कसूर यही तो था कि रेत माफिया के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी अपनी कलम को तलवार बनाकर, और वह तलवार ऐसी बनी कि कहते हैं मार पीट के कर कर के उनकी जैसे मृत्यु नहीं, थाने के अंदर जेल के अंदर नहीं, हत्या कर दी। यह आरोप है उनकी पत्नी का, उनके बड़े भाई का, सुरेंद्र जी का, जो न्यूज़ 24 में इस समय कहते हैं मैं 1980 से पत्रकारिता कर रहा हूँ। बड़ा भाई भी और छोटा भाई भी। रायसेन जिले के बरेली के अंदर की घटना की बात हो रही है, जब बाड़ी के अंदर वह रहते थे। 14 तारीख को जब वो मंदिर से लौट रहे थे तो मालूम नहीं था कि पुलिस हथकड़िया के लिए बाहर से उन्हें लेकर जेल चली जाएगी। पता चला कि 12 को रिपोर्ट लिखी गई अड़ीबाजी की, वसूली की, 11 तारीख में बैक डेट में लिखी गई और 14 को पहुंचा दिया। 21 तारीख को उनकी हालत बिगड़ने लगी। रायसेन के बरेली से उन्हें भोपाल ट्रांसफ़र कर दिया गया कि इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल में होगा। डॉक्टर उनसे साफ कहता है 1 मार्च को कहता है कि भैया ध्यान रख, तेरी ज़्यादा ज़िंदगी नहीं है, क्यों बार बार यहाँ आके नाटक करता है। पुलिस कहती है तू बीमारी का नाटक करता है, बात दोनों जगह अड़ती है। एक कहती है नाटक तू बीमारी का करता है और एक तेरे जान नहीं है, तू बच नहीं पाएगा। ये कहानी बताती है डॉक्टर और पुलिस गहने वाली सरकार। जो परिवार वाले हैं 1 तारीख को जाके पता चलता है, वे उसके पास से जाते हैं, 3 को जाते हैं, कुछ नहीं है, मिलने नहीं देते, कोई जानकारी मिलती है। पर वह अपने बड़े भाई को जब आखिरी बार मिलता है तो बताता है भाई मुझे वापस यहाँ से निकाल के वापस भिजवा दो, मुझे या तो वहाँ इलाज करवा दो, रायसेन के अंदर करवा लो, यानी बरेली में करवा लो वहाँ पर, या मुझे एम्स में करवा लो, यहाँ मेरी जान नहीं बच पाएगी। उसके शब्द थे और उन्होंने कहा था कि इतवार तक कोई ऐसी व्यवस्था कर देना कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। बस परिवार वाले उसी में लगे हुए थे। लगते लगते घटनाक्रम क्या पहुंच जाता है कि उससे पहले ही उनके फ़ोन आता है कि जल्दी आओ कि उनकी तबीयत खराब हो रही है। हैरान होते हैं तो शनिवार को अस्पताल अपने पैरों पर चल के चलता है, इतवार को जब सोमवार को पहुंचते हैं तो वेंटिलेटर पर पड़ा होता है और ज़िंदगी और मौत की लड़ाई कर रहा होता है, बच नहीं पाता। क्या कहा उसके भाई ने, पहले उसकी पत्नी की बात थी, दोनों ने पत्नी से पूछा, पत्नी ने भी यही कहा, चांदनी जैन उनकी पत्नी। इन्होंने स्पष्ट थाने के साथ जेल पर आरोप लगाया कि मेरे प्रति से जब मैं मिलती थी मुझे हर बार शिकायत करते हैं, मुझे बहुत प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बस यही दुआई, और कई बार मैं शरीर पर पड़े हुए निशान दिखाते थे। कहती ऐसे नहीं जा सकता मेरा पति। आरोप क्या लगा दिए गए, वह अदालत से करती, अरे जिसने अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी और उसे ही निर्णय की सैंडविच बना के जैसे पीस कर रख कर ख़त्म कर दिया, यह उनकी पत्नी का कहना है। भोपाल की सेंट्रल जेल में 1 मार्च को ट्रांसफ़र कर दिया था। उसके बाद बार बार शिकायतें आने के बाद पत्नी चांदनी जैन ने सीएम हेल्पलाइन पर भी आवाज़ उठा दी थी। प्रताड़ना कम नहीं हुई थी। कहा यह जा रहा है
अपनी भड़ास निकालने के लिए, अपना बदला लेने के लिए, जो उसी में कैद में बंद थे कैदी, उन्हीं कैदियों से बेरहम रूप से पिटाई कराई गई थी। निशान उसके प्रमाण हैं, ये उनके परिजनों का कहना है। वैसे ये तो सब जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दे रखा है कि जिस केस के अंदर 7 साल तक की सजा हो उसमें जमानत दी जा सकती है, पर यहाँ नहीं दी गई। अड़ीबाजी का जो आरोप लगाया गया ना, वह भी एक जैनी है जिसने यह शिकायत लगाई, और पता चला वह कई मामलों में पहले ही लिप्त है, कई चार्जशीट के कारण उसके ऊपर है। उसके कहने पर पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली, जमानत के लिए मना कर दिया और प्रताड़ित कर दिया गया। यह उनके जो बड़े भाई सुरेंद्र, जिनसे हमारी चैनल महालक्ष्मी की बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आज हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देखने हैं, क्योंकि उनका तो यह तक कहना है कि अगर हमने जागरूकता नहीं रखी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी इधर से उधर करने में देर नहीं लगती है, जो वह चाहते हैं वह लग जाती है, हकीकत तो छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा मैंने उनकी पीठ पर कैसे निशान देखे हैं मैं बयान नहीं कर सकता, पर उन्होंने क्या कहा था एक बार पहले वह सुना देते हैं। सुरेंद्र जैन जो हैं न्यूज़ 24 में पत्रकार, 30-40 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं ऐसे नहीं बोलता। क्या कहते हैं, दूध का दूध और पानी पानी में। कितने गंभीर आरोप, एक जैन पत्रकार जो खुलाफत करता है, आवाज़ सही के लिए करता है, उसके ऊपर किस तरह से उसकी मौत के आगोश में पहुंच, ये मृत्यु नहीं थी, क्या ये हत्या थी? सुनते हैं जरा। प्रकाश चंद जैन मेरा छोटा भाई था और छोटू वो पत्रकारिता करता था बाड़ी में, और वो अक्सर पुलिस प्रशासन के खिलाफ और रेत माफियाओं के खिलाफ खबरें लगाता था। उसको अक्सर पुलिस परेशान करती थी, कोई ना कोई झूठा मामला दर्ज कर लेती थी, लेकिन इतनी बड़ी साजिश कभी रचेगी ये उम्मीद नहीं थी। उन्होंने एक जो निगरानी बदमाश है ऋतिक जैन, उसके कहने पर उसके खिलाफ धोखाधड़ी और उसके खिलाफ अड़ीबाजी और जो मारपीट का झूठा मामला दर्ज किया। बाड़ी के डॉक्टर ने झूठी MLC बनाई और उसको 11 तारीख की घटना बता के 12 तारीख को रिपोर्ट किया, और 14 तारीख को जब वो मंदिर से घर आया उसको 14 जनवरी ना कोई सूचना, ना कोई जांच, ना कुछ, और उसको वो बोलता जा रहा है कि मेरे घर के बाहर CCTV कैमरा लगा है स्कूल में, उसमें आप देख लीजिए कि मैं घर से ही नहीं निकला 11 तारीख को, तो मैं कैसे किसी को मारपीट कर सकता हूँ, और कैसे कोई लीवर का पेशेंट किसी निगरानी बदमाश और उनके भाइयों के साथ मारपीट कर सकता है। मामला झूठा दर्ज करके उसको 14 तारीख को गिरफ्तार करके सीधा जेल भेज दिया बरेली जेल से उसको भोपाल जेल भेज दिया इलाज के नाम पर। भोपाल सेंट्रल जेल में शनिवार को 1 फरवरी को आया, 14 जनवरी को गिरफ्तार किया, 1 फरवरी को भोपाल के जो सेंट्रल जेल है वहाँ छोड़ दिया कि इलाज को ले जा रहे, ये कहते हुए। सेंट्रल जेल में हम लोग सोमवार को जब मिले, 1 तारीख को छोड़ा, 2-3 तारीख को हम मिले। 3 फरवरी को उसने हमें बताया कि यहाँ पे डॉक्टर कोई संदीप गुप्ता ऐसा कोई नाम बताया था, उनने शनिवार को जब मुझे लाए थे तो मेरे साथ मारपीट कराया। बोले गाली में बता नहीं सकता, उसने जैसे बताया था गालियाँ देते हुए उसने कहा कि बनता है, बीमारी का नाटक करता है, ये कहते हुए कैदियों से पिटाई करवाई। हमने 181 पे, वो हमारी बहन ने और श्रीमती जी उनकी, उन्होंने कंप्लेंट की 181 पे कि सेंट्रल जेल में डॉक्टर के द्वारा उसके साथ मारपीट कराई गई है, लेकिन उस शिकायत को इस रूप में ले लिया और इलाज नहीं करा रहे हैं, उसका अस्पताल में नहीं दिखा रहे। उसके बाद उसको जब ये कंप्लेंट की तब जाके हमीदिया लेके आए। हमीदिया में भी उसको समुचित इलाज नहीं कर रहे थे, फिर उनके पुराने सब बातचीत हुई, उसको भर्ती किया 2 दिन का बोल के, एंडोस्कोपी वगैरह की, उसका गलत इलाज करने लगे। तो उसने बताया कि मेरे को लग रहा है गलत दवाई दे रहे हैं डॉक्टर, कोई साजिश चल रही मेरे को मारने की, मेरे पेट में गठान टाइप की बनने लगी इनकी दवाइयों से, मुझे शक है कि मेरे साथ कुछ हो रहा था। मैं कौन हो सकते हैं वो? तो बोला कि जो हमारे खिलाफ रिपोर्ट किया, झूठा केस बनवाया, उसके परिचित है ऋतिक जैन, फरियादी ऋतिक जैन जो झूठा मामला दर्ज कराया, वो शैलन जैन डॉक्टर, कोई बक्सी डॉक्टर उसका परिचित है, और ये सब एक साजिश के तहत मेरे खिलाफ हो रहा है। मुझे बचा लो, यहाँ से मुझे निकाल लो, या तो मुझे कल बरेली जेल वापस भेज दो, या एम्स हमीदिया मत भेजना। और इन्होंने यहाँ से भेज दिया। अभी हम उससे आखिरी बार मिले हैं शनिवार को जब हम मिलने गए, पता चला उसे हमीदिया लाए हैं। हमीदिया से हम जब उससे आए मिलने को कि यहाँ मिल जाएगा शायद, तो पता चला वापस चला गया। फिर हम वापस पहुँचे, तब उससे मुलाकात हुई, तो उसने बताया कि रात को मुझे चक्कर से आए थे, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, मुझे बचा लो भैया, मुझे हमीदिया मत भेजना। लेकिन आज यहाँ से फिर हमीदिया ले गए, तो डॉक्टर मुझसे बोल दिया कि तू क्यों बार बार आ जाता, तू 10 दिन में मर जाएगा। तो वो रो रहा था, रोते हुए बोल रहा था भैया मेरे को बचा लो, भैया मेरे को बचा लो, मेरे को या तो बरेली जेल वापस भेज दो या एम्स में इलाज के लिए भेज दो, हमीदिया वाले डॉक्टर मेरे को मार डालेंगे। ये सब मिले हुए हैं, कोई साजिश मेरे खिलाफ बहुत बड़ी चल रही है। और मेरे को कल लगे चाहे पटवा जी से मिलो चाहे कहीं मिलो, मैं रविवार को तुम यही काम कर लेना पूरा, और मुझे बरेली जेल या
एम्स में भेज देना, हमीदिया मत भेजना, और मुझे सोमवार को फिर मिल के बता के जाना, तुम कहीं जाना मत भोपाल से, ये बोला। हम इसलिए भोपाल में ही बहन के यहाँ रुके। और जब हम पड़वा जी के यहाँ के लिए निकले थे कि चलो पड़वा जी के जाके अपन निवेदन करते हैं, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, तो हमारे पास उसी समय रास्ते में दोपहर में फ़ोन आ गया कि तुम हमीदी आ जाओ। हमीदी जाके हम पहुँचे हैं तो वेंटिलेटर पर था। अब हमको यहाँ बताइए आप, शनिवार को वो चेकअप कराने ले जा रहा है, जब उसको शनिवार को लेके गए तो शनिवार को उसको भर्ती क्यों नहीं किए? अगर वो बीमार था तो उससे ये क्यों बोल दिए कि 10 दिन में तू मर जाएगा? क्या बोलता है कोई डॉक्टर ऐसा? मैंने पूछा कौन डॉक्टर था, नाम के लिए नाम नहीं जानता हूँ, मेरा बच्चा के लिए नाम जानता है, वो बता देगा। उसके बाद रविवार को जब यहाँ लेके आए तो बताते हैं कि जेल से चलते हुए लेके आए थे। रविवार को चलते हुए लाए, अस्पताल में उसको उल्टी हुई है, जो भी हुआ, हमको तो वेंटिलेटर पर मिला था, पूरा उल्टी से ही भरा हुआ था। उसके यहाँ पे पीछे चोट, गुम्मा पड़ा हुआ, पीछे यहाँ पे गुम्मा पड़ा हुआ है, यहाँ निशान है हाथ पे, पूरे फोटो खींचे हमने। उसको तरह तरह से टार्च किया गया जेल में, सेंट्रल जेल में। उसको पूरी योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या की गई है। ये कोई उसकी साधारण मौत नहीं है। इसमें बाड़ी की जो एसडीओपी है उसके बारे में भाई बता रहा था कि मेरे को झूठा केस बनवाया है वो, क्योंकि ऋतिक जैन उसको मुँह बोली बहन बोलता है उनको, एसडीओपी को। वहाँ से ये पूरा साजिश पूर्वक पूरा काम हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे भाई के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, हत्या का मामला दर्ज हो उन सबके खिलाफ, जो भी है, कोई नहीं बचना चाहिए, ताकि भविष्य में दोबारा किसी और के साथ ऐसा ना हो। अब दूसरी खबर पर मुख करते हैं, सीधा आपको गुरुवर प्रसन्न सागर जी की ओर ले चलते हैं। मैनपुरी क्रॉस करके अब धीरे धीरे, गलत बोल रहे हैं हम, धीरे धीरे नहीं, तेज 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 तेज। अरे उपवास 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 और फिर आहार। उससे पहले 14 किलोमीटर बिहार, उसके बाद 14 किलोमीटर एक ही दिन में बिहार। इस तरीके से खड़ खड़ करके आई क्षेत्र की तैयारी हो रही है। देख रहे हैं आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी को आप, जो धीरे धीरे कदम नहीं, तेज तेज कदम के साथ हम भी बिहार में चले। तो उन्होंने कहा, भैया बाबू तू अब थोड़ा ज़्यादा नहीं, तू एक तरफ गाड़ी में बैठ जा, हमारे साथ नहीं चल पाएगा। ये शब्द थे जब उनके साथ कोशिश कर रहे थे कि अपने छोटे पैर उनके बड़े डग से मिलाने की कोशिश, कहते नहीं बस 10-20 कदम हो गया, अब तू जा बाबू। ये शब्द थे, बाबू जाके गाड़ी में बैठ जा, नहीं चल पाएगा, हमें जल्दी जल्दी पहुंचना है और बिहार लंबा करना है। पहुंच रहे क्षेत्र जहां लगा रहे हैं 12-13 को, जी हाँ आप कहें कल नहीं, बस छोड़ के परसों, यही क्षेत्र में 30 क्षेत्र कमेटी की प्रसन्न क्लास, खड़ी क्लास, पहली बार कोई संत लगाएंगे ऐसी क्लास। अभी जुरारा में कामा के पास राजस्थान की बात कर रहे हैं, आचार्य श्री वसुनंद जी की बात कर रहे हैं, जिनके सानिध्य में यहाँ पंचायत हुआ 30 क्षेत्र कमेटी के साथ चैनल माने सौभाग्य मिला है पहुँचने का। हर संत के पास पहुँचते हैं सिर्फ इसलिए कि 30 क्षेत्र कमेटी को ऐसा आशीर्वाद मिले, सानिध्य मिले कि संतों के सेवा उस रास्ते को चल सके जो कई दिन से कहते ना भटक गए थे। हम नहीं कह रहे, संत कह रहे। आचार्य श्री वसुनंदी जी दर्शन की आशीर्वाद लिए और हाँ एक उनसे आश्वासन लिया। उन्होंने बड़े खुशी से कहा, क्योंकि 30 क्षेत्र कमेटी की ओर से यही हमने भावना भाई कि गुरुवर हर संत से हाथ जोड़ के कहेंगे कि इस बार 2025, इस बार 2026, अगली बार 2027, इन 3 सालों के चतुर्मासों में एक कलश की स्थापना इस बारे से हो। अगर आप एक कलश रखते हैं तो 2 रखें, 11 रखते हैं 12 रखें, 1008 तक रखते हैं तो 1009 रखें। एक कलश सिर्फ तीर्थ सुरक्षा कलश के रूप में हो, जिसकी सेवा राशि 30 क्षेत्र कमेटी को तीर्थों के सिर्फ तीर्थों के जीर्णोद्धार के लिए उपयोग हो सके। चल अचल तीर्थों दोनों के लिए उन्होंने बिल्कुल कहा, सहज। और एक बात लिया, उनसे वादा लिया, उन्होंने प्रॉमिस किया कि उनके सानिध्य में हर संत से अपील है साथ में कि एक बड़ा कार्यक्रम तीर्थों के सुरक्षा संवर्धन के लिए हो और 30 क्षेत्र कमेटी उसमें जरूर सहभागिता अपनाएगी। हर रोज जितनी जगह चतुर्मास इस बार से हों, लगातार 3 साल, कहते हैं वो हैट्रिक लग नहीं पाई, 2 बार कोशिश की थी, हमारे समझ से वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई, पर हैट्रिक का सपना रह गया था। कप्तानी ने कप्तान दिखाई थी, अब जम्मू प्रसाद की जिम्मेदारी है। हाँ, इस पर उन्होंने गुरुवर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि 30 क्षेत्र कमेटी बीच में थोड़ा पट्टी से उतर गई थी। क्या कहा उन्होंने, एक बार तीर्थों के बारे में अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, वो जैन नहीं खिलाते। सुनिए जरा सीधा उन्हीं के श्रीमुख से। जैन संस्कृति की, तीर्थ क्षेत्रों की, चाहे वे सिद्ध क्षेत्र हैं, अक्षय क्षेत्र हैं, उनकी सुरक्षा करना ही जैन धर्म की सुरक्षा है। जिस धर्म की संस्कृति, साहित्य विलुप्त हो जाता है, उस धर्म का इतिहास और वह धर्म भी
मूलतः विनष्ट हो जाता है। भारतवर्ष में एवं भारतवर्ष के बाहर अनेक दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र, अक्षय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र हैं जिनके संरक्षण संवर्धन में पुराकाल से कमेटी अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। संभव है पूर्व में कुछ चूक भी रही हों, किंतु वर्तमान काल में हमारी जैन समाज के उत्साही पूर्णतया जन शासन के लिए समर्पित श्रीमान जम्बू प्रसाद जी इस कार्य को बड़ी निष्ठा के साथ संभाल रही हैं। भारतवर्ष की पूरी समाज का उनके प्रति विश्वास है और पूरी समाज सहयोग प्रदान करते हुए क्षेत्रों की सुरक्षा में, संवर्धन में समर्पित है। पुनः आपको हम और संकेत कर दें, जो क्षेत्रों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, यही समझना चाहिए कि क्षेत्रों के प्रति कर्तव्य का पालन न करना अपने धर्म का ह्रास करने का ही कारण है। अतः निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। दूसरा व्यक्तित्व शांति महालक्ष्मी के सम्मानीय संपादक महोदय, जो अपने चैनल के माध्यम से एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से जैन समाज के समाचारों को जन जन तक पहुँचाने में एक अहम भूमिका निभा रही है। हमारा सम्मानीय शरद कुमार जी के लिए जन शासन की प्रभावना करने के इस कार्य के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। इसी आशा और उम्मीद के साथ भविष्य में भी उनके माध्यम से इसी प्रकार जन शासन की महती प्रभावना होती रहेगी। इस अवसर पर जहाँ हमने वह अपील की तीर्थ संरक्षण के लिए, बस हम तो एक ही बात करते हैं, पंचकला जहाँ पर हो वहाँ पर एक पुराने तीर्थ के जीर्णोद्धार करो। हाँ, हमारे अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जम्बू प्रसाद जी ने स्पष्ट खरी वह तो जब हम मंच पे बोलते हैं कहीं चाटू वार्ता नहीं करते हैं और सीधी सड़क कहते हैं कड़क और खड़क भाषा बोलते हैं। कहते हैं मुझे किसी से नहीं, मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ, मैं समाज के लिए करना चाहता हूँ। संतवाद पंथवाद को ख़त्म करना होगा, अगर इस दीवार को नहीं गिराया तो अपना धर्म खत्म होने की ओर हो जाएगा, स्पष्ट। और दूसरी बात कहते हैं, अगर आप जो भी हैं, कोई भी हैं, अग्रवाल हैं, मेहता हैं, शाह हैं, मेहता कुछ भी हैं, उसके साथ जैन जरूर जोड़िए। और हैरानगी तब होती है जब कार्ड पलटा ना आचार्य ऋषि ने और उन्होंने कहा तुम्हारी कमेटी में जितने अध्यक्ष हैं ना उसमें 70% तो पहले ही जैन ही लगाते हैं। उन्होंने यही कहा कि मैं इसलिए जगा रहा हूँ कि हम जब ऊपर से शुरू नहीं करते हैं, हर चीज़ की शुरुआत ऊपर से हो, चाहे सफाई की, चाहे बात की, चाहे कर्म करने की, काम करने की, तो नीचे अपने आप लगता है। उन्होंने दोनों बातें स्पष्ट करी और कहा शिखर जी में जब भी जाते हो तो दान आप शिखर जी के नाम पर वहाँ शिखर जी के लिए नहीं देते हो। मंदिर में दिया गया धर्म सर्व दान उस ऊपर तीर्थों के लिए नहीं जाता है, उन टोको वंदना के लिए नहीं जाता है, उसके लिए हाथ तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मजबूत करने के वहाँ पर कार्यालय के द्वारा जागरूक मिला। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं था जिसको ये जानकारी थी। जगह जगह अष्टानिका पर चल रहे हैं सिद्ध चक्र विधान, अधिकांश जगह, बहुत जगह अलग अलग भी, साथ साथ भी मंदिरों में भी, बाहर पंडाल में भी, धर्म सभाओं में जगह जगह बना कर रहा है। 64 चढ़ा दिया आपने, अब 128 चढ़ाने हैं कल, परोसे बता रहे हैं। अष्टानिका का और सिद्ध चक्र विधान का मैना सुंदरीकरण एक बन जाता है कि कहते हैं गंधोदक भी अमृत के रूप में काम करता है, निरोगी बना देता है उस रोगी काया को, ऐसा है विधान। एक अंजनगरी, 4 दधिमुख और 8 रतिगर पर्वत एक एक दिशा में होते हैं नंदीश्वर द्वीप पर, जो यहाँ से 163 लाख करोड़ जन योजन दूर है। देवताओं का पर्व है वैसे ही है, लेकिन हम भी क्योंकि देवता संयम नहीं रख पाते हैं, हम तो कम से कम इस बारे में ऊपर होते हैं, इसलिए हम अपने अपने मंदिर में उस रूप को स्वरूप को बना के करते हैं। क्या क्या है? अंजनगरी 4, दधिमुख एक दिशा में 4 और तौर 16, प्रतिमुख प्रतिगर पर्वत एक जगह पर 8 और चारों में 32, ऐसे 52 जिनाले हैं नंदीश्वर द्वीप पर। जहाँ सुबह दोपहर शाम नहीं होती है, वहाँ लगातार 8 दिन ही दिन होता है और ऐसी देवताओं द्वारा पूजा की आराधना होती है। बस इसी तरह से जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। तो चलते हैं गुरुवर
निरपेक्ष योग सागर जी के पास नेहर नगर मकौरनिया में चल रहा है। उन्हीं के सानिध्य में ये 2 फोटो चित्र आपको दिखा रहे हैं वहाँ के। हमें बहुत जगह से आए हैं पर 1-2 आपको दिखा रहे हैं, जिसलिए कि ये भावना बहाने के लिए ये विधान 1-2 दिन में नहीं, कई दिनों में क्या होता है 2 दिन में कर लिया, 4 दिन में कर लिया, और कई 108 जब आखिरी दिन होते हैं उसको 2 हिस्सों में कर लिया। ऐसा नहीं होता। विधान विधान की तरह करिए तभी तो विधान कहलाता है, नहीं तो आप पूजा पाठ कर। हाँ, इस अष्टांगिका के बारे में हमारे गुरुवर आचार्य श्री समय सागर जी कहते हैं, 1 मिनट में उनसे सुन लेते हैं। काम की बात है, पर्व के साथ की बात है, सुनिए जरा। अष्टांगिका पर्व में 3 संध्याओं में, एक दिन में 3 संध्याएं आती हैं, प्रातः, मध्याह्न और संध्या काल। इस प्रकार तीनों संध्याओं में निरंतर जो पाठ करता है, किसका स्तोत्र का पाठ, वह नंदेश्वर जिसमें भक्ति की जा रही उसमें यह श्लोक आया है, और स्तोत्र का पाठ करता है। किसका स्तोत्र है वो, किसकी स्तुति है, उत्तम यश को प्राप्त हुए जो सर्वज्ञ भगवान हैं उनकी स्तुति को, स्तोत्र को जो पढ़ता है वह कैसा स्तोत्र है, सार्वम अर्थात समस्त जीवों का हित करने वाला ऐसा जो सर्वज्ञ भगवान का स्तोत्र करता है, पाठ करता है 3 संध्याओं में, वह बहुत ही शीघ्र अनंत सुख देने वाला जो मोक्ष है उसको प्राप्त करता है, जिस मोक्ष की आराधना गणधर परमेष्टि आदि भी करते हैं। मान लो यह संस्कृत पाठ जिसको पढ़ना नहीं आता है, तो गुरुदेव ने नंदेश्वर भक्ति का अनुवाद हिंदी भाषा में किया है, और वह ज्ञानोदय छंद में उन्होंने लिखा है। ज्ञानोदय छंद उन्होंने नाम दिया है उस छंद का, जो कि मेरी भावना के लय से ही उसको पढ़ा जाता है, और गुरुदेव ने इसका बहुत ही शब्दानुवाद के साथ पूरा का पूरा भाव उन्होंने उसमें उन श्लोकों में अंकित किया है। और जाते जाते छठी खबर आपके पास धरियावाद से आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के सानिध्य में हुई थी ये शुल्लक दीक्षा। देख रहे हैं ना, इस रास्ते जब मन करे उस दिन लेट मत करिएगा, क्योंकि वह डेट फिर नहीं आती है जब हमारे इस रास्ते बढ़ते हैं। अच्छे काम के लिए कल नहीं, और बुरे काम के लिए आज नहीं। बस ये सीख बांधिए। फिर मिलेंगे आपके साथ सादर जजनत कुछ इसी तरह की खबर जो आज जैसे पत्रकार की है। ये न्याय नहीं, घोर अन्याय है। सादर जय श्री नेत्र।